जैसे ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी होता है ना, उसका सबसे पहला असर क्या होता है, ये एक लेवल पे इंट्रूजन करता है। देयर इज अ लिमिट कि आप इतना ही कमा पाओगे, चाहे उसके बाद आप कोई भी रत्न धारण कर लो, आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। उस यंत्र को जब आप यूज करते हैं, वो मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर्स यूज करते हैं, और वो यंत्र आपको पैसा या वेल्थ बिल्डिंग करता है, और वो आप ही के लिए बना है। हमारे अंदर जो एनर्जी का पावर हाउस है वो है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे यहाँ पे सर्पाकार फॉर्म में बैठी है। आपका चार्ट कितने क्वांटम के साथ लेके आए, आपके चार्ट में कितने और क्वांटम को बढ़ाने की कैपेसिटी है। एनर्जी जब भी ऐसे हो जाती है तो एनर्जी का बैलेंस या तो नीचे होगा या ऊपर होगा। श्री सूक्तम की साधना तक भी तांत्रिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है। एक चीज को दूसरी चीज से पहुंचाना चाहते हैं तो आइंस्टाइन लॉ बहुत अच्छा काम करता है, E = mc², एनर्जी = मास * कोहेरेंट फैक्टर। और आपकी बॉडी में ये जो स्ट्रक्चरल मेकअप है, इसमें एक एक चीज लिखी गई है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो सर आप? थैंक यू वेरी मच परम जी, बहुत बढ़िया। और इस पॉडकास्ट के इनविटेशन का बहुत समय हो गया, हम लोग डिसाइड कर रहे थे और काफ़ी लेट भी हो गया, यस, लेकिन आज मौका मिला आपसे और आपके ऑडियंस से मिलने का। मैं बहुत आई एम रियली हैप्पी टू हियर एंड कंटिन्यू विद माय जर्नी ओवर हियर। परफेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जनरली ये बोलता हूँ कि सर आप ऑडियंस को बताइए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं, पर आज मैं कहता हूँ कि आज मैं बताता हूँ हम किन से बातें करने जा रहे हैं। विशाल सर एक एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये साइंटिस्ट कम एस्ट्रोलॉजर है। तो जो भी आज तक आपने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट हमने किए हैं, बहुत सारे ऑडियंस ने भी हमारे पॉडकास्ट देखे हैं, ये आज वाला जो पॉडकास्ट होगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। रीजन, हम रेमेडीज बहुत सारी कर लेते हैं, चाहे वो वेल्थ बिल्डिंग के लिए हो, चाहे वो बिजनेसेस के लिए हो, चाहे वो लव रिलेशन के लिए हो, लेकिन उस रेमेडीज का ना साइंटिफिक लॉजिक कभी मिल नहीं पाया लोगों को। ठीक है। तीसरा चीज, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस और एस्ट्रोलॉजी को मिला के बना है, तो हर एक चीज ना आपको साइंटिफिकली प्रूवन करके जाएंगे सर आज। बिल्कुल, कोशिश यही है। कोशिश यही है। तो मैं कह रहा हूँ आज ना बस ऐसे लगा के बैठ जाओ, पेपर पेन ले लो और समझ जाओ कि क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें होंगी और आपको किस तरीके से हेल्पफुल कर सकती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे आप कोर्स आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी ये मेरे 15 साल का शोध है, जो कि आपके क्वांटम यानी आपकी पूरी एनर्जी शिफ्ट को चेंज करके आपको वेल्थ बिल्डिंग, बिकॉज मेरा मोटो और मेरा चीज़ ये है कि आई एम फेमस एंड आई एम फॉर वर्किंग फॉर मेकिंग वेल्थ बिल्डिंग पे काम करते हैं, और हम बात भी वही करेंगे। ये कॉमनली वैसे मैंने नोटिस किया है, जब भी व्हेन वी टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, अब वो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, अब वो कोई ऐसी आजकल नए नए टर्म्स दे रखे ना, भूत पिशाचनी, करण पिशाचनी, बट ऑन अ सिमिलर साइड हम बात जब भी तंत्र की इनसे जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव फॉर्म क्रिएट हो जाता है, जो बता रहा है उसके लिए भी और जो सुन रहा है उसके लिए भी। बट बीइंग अ क्वांटम एस्ट्रोलॉजर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजंस हैं, बिकॉज आपकी जो होल सोल स्टडी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी तक जो हम एस्ट्रोलॉजी पे बात करते हुए आ रहे थे वो हम बात करते हुए आ रहे हैं कि प्लानिटरी पोजीशंस ये होनी चाहिए, ग्रह ये होने चाहिए, हाउसेज ये होने चाहिए, बट यू हैव समथिंग डिफरेंट कि आपने साइंस और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइंड कर दिया। तो वो टेक्निकलिटीज जो होती है ना, मुझे लगता है वो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा आपने ना क्वेश्चन रेज किया है परम जी। ये मैं डेली अपनी कंसल्टेशंस में भी फेस करता हूँ। होता क्या है कि जब भी हम तंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने क्लाइंट्स के आगे या आम पब्लिक के आगे, उनके माइंड में जो पहली चीज़ स्ट्राइक होती है, तंत्र मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू। ठीक है, इन दोनों शब्दों का बहुत ही अलग एक एग्जिस्टेंस है, एक अलग मीनिंग है। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, तंत्र इज अ साइंस, 7,000 साल पुरानी है, आज की नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। दे आर एक्चुअली साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिवाइस की है। एनर्जी ही है, सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है। ये पृथ्वी जो है, इसमें हर एक चीज़, हम आप यहाँ पे हर चीज़ वस्तु एक एनर्जी का रूप लेके बैठी हुई है। ठीक है, that's a proven scientific thing. Now tantra is also study of science, इसे तंतु विज्ञान कहते हैं बेसिकली। तंतु विज्ञान, जी, ओके। असली शब्द है तंतु विज्ञान, तंत्र का। ठीक है, जितने भी पहले स्टडी ऑफ दी जो एनर्जी है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में है एनर्जी हमारे यूनिवर्स में, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब तंत्र में प्रैक्टिसेस होती हैं, देर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, हर किसी के
पंथ के हिसाब से, जो जिसको फॉलो करता है उसके हिसाब से वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, तंत्र की बात करें तो उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जब वो करता है, उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके वो उस एनर्जी फॉर्म्स पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उस एनर्जी फॉर्म पे जब कंट्रोल किया जाता है और उनको यूसेज किया जाता है, एंड तंत्र का बेसिकली ज़्यादातर यूसेज जो मैंने आज तक देखा है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए किया जाता है, आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। नेगेटिविटी से इसका कोई नेगेटिविटी लेना देना से नहीं है। लेना देना नहीं है। हाँ, कोई एक आध विरला हो गया जिसने हुँ, इसको नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करना चाहा, बट एक्चुअली में जो तंत्र का इजाद, जितने भी यज्ञ हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे ऋषि हुँ, मुनियों द्वारा, जो भी वो नई चीज़ें मंत्रों द्वारा मंत्र डेवलप करते थे या वो मंत्रों द्वारा करते थे, इनको मांत्रिक वे में उन एनर्जी फॉर्म्स को यूनिवर्स की वो संकुचित करते थे। हुँ, उस एनर्जी फॉर्म्स को जब वो यूज़ करते थे, वो समाज कल्याण के लिए यूज़ करते थे, हुँ, ठीक है जी। और उसी फॉर्म्स को आगे भी ले लेकर लोग चलते आ रहे हैं। आज भी तंत्र का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यूसेज है, जिसमें प्लैनेटरी एनर्जीज को कंट्रोल करना, चाहे वो आपका बड़े से बड़ा नागदंश या नाग सर्प दोष हो कुंडली में लगे हुए, बड़े से बड़े श्राप लगे हों, मनी बिल्डिंग या वेल्थ बिल्डिंग के लिए तंत्र पूजा से बढ़िया कोई पूजा नहीं है, ठीक है। और ओके। तंत्र का यूज़ करके ही है, इन एनर्जी फॉर्म्स को यूज़ करके ही है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करके बैठे हो। श्री सूक्तम की साधना तक भी तांत्रिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है, वहाँ श्री की साधना, हुँ, वहाँ हुँ, लक्ष्मी की साधना, हुँ, ठीक है। हुँ, तो डिफरेंट साधनाएं, डिफरेंट मांत्रिक प्रयोग, जिसमें हवन और यज्ञ शामिल हैं। अब इसमें कुछ पृथक पृथक पंथ हैं जिन्होंने अपनी अपनी प्रैक्टिसेस को डिफरेंट कर लिया। हुँ, अब जो ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। तंत्र में क्वांटम का बहुत तगड़ा यूज़ है, एनर्जी फॉर्म्स का। जितनी भी क्वांटम्स होती हैं, स्पिनिंग ऑफ द एनर्जी होती है, जो कि एमिट की जाती है थ्रू हुँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ प्लानिटरी एनर्जी, जो हुँ, यहाँ पे रीच कर रही है, हुँ, उसको एक फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है। और अगर आपको उसे भेजना है तो वो कई साइंटिफिक पैरामीटर्स से भी गवर्न होता है। मैंने कई बार पॉडकास्ट में भी बताया कि हुँ, अगर आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से पहुंचाना चाहते हैं तो आइंस्टीन लॉ बहुत अच्छा काम करता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू कोहेरेंट फैक्टर। तो उसी तरह से जो एनर्जीज हैं उनको भी इकट्ठा किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, मंत्रों द्वारा रैपर बनाया जाता है, और फिर उसकी आपके लिए यूजेज किया जाता है, आपकी भलाई के लिए, मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तंत्र का। अगर कोई इसको नेगेटिव वे में यूज़ कर रहा है तो वो कुछ अलग ही लोग हैं जो इसके नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द यूसेज है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव वे में क्या-क्या यूज़ करते हैं देखो, लोग? नेगेटिव वे में अगर चले जाएं तो तंत्र का दो तरह के मार्ग भी हैं। एक है मांत्रिक वे, एक और वे है जिसके द्वारा आप वामाचार के थ्रू जाते हो, हुँ, ठीक है, जिसमें आप अ, पशु बलि के द्वारा, ठीक है, आप प्रसन्न करते हो, अलग अलग देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हो, गॉड्स, डेमी गॉड्स, और इन सबको आप प्रसन्न करते हो। और कुछ निचले स्तर पे भी आके कई लोग, ये जो, अब देखो सीधा कई लोग कहते हैं माँ काली की साधना या इनकी साधना, लेकिन अगर आप और नीचे लेवल पर उतर के आ जाए तो आप जो ये यक्ष साधना हो गई, हुँ, पिशाचों की पिशाचों के लिए करने लग गए आप, डाकनी शाकनी जिनका नाम ले रहे थे, हुँ, उस लेवल पे आके जब करते हो ना, वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल है। वहाँ पे जब आप एनर्जी को इकट्ठा करने जा रहे हो तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करते हो। वो साधक जो होते हैं उनका यूसेज जो ज़्यादा होता है वो मानव कल्याण के लिए कम होता है। वो आपको, एक तो कई मॉनेटरी बायस्ड होते हैं हुँ, पैसे के लिए, हुँ, अगर आपको किसी को, इसमें अभिचार क्रिया करी कही जाती है, 6 टाइप की है, वशीकरण हो गया, मारन हो गया, ठीक है, आपका सम्मोहन हो गया। तो डिफरेंट मारन, ये अभिचार के 6 टाइप्स हैं। उन अभिचार की क्रियाओं को किया जाता है ताकि अलग अलग मोटो पूरा किया जाए। अब आपके पास क्लाइंट आ गया, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो आपसे चाह रहा है कि आप किसी बंदे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आज हम आजकल नॉर्मली देखते हैं कि जो कि हमारे समाज में होने लग गया है, कि जितना तंत्र आज की डेट में प्रयोग हो रहा है उससे पहले शायद ही होता था। जो आज जेलेसी की भावना है, हुँ। कोई तरक्की कर रहा है, आपने उसके ऊपर स्तंभन कर दिया, स्तंभन मीन्स रोक दिया। लाइक रोकना और वशीकरण सेम ही होगा नहीं, ना? दोनों अलग हैं, दोनों कैसे? में डिफरेंस है। स्तंभन मतलब आप ग्रो कर रहे हो, ओके। आप मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आप न्यू आए, आपका चार्ट बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके हॉरोस्कोप की, आप ग्रो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर आपसे वो हो गया, जेलस हो गया। ओके। अब वो क्या करेगा? अब आपको बढ़ता देख के तो कोई खुश नहीं हो रहा, उसका डाउन हो रहा है। सो हुँ, ही विल गो टू दिस प्रैक्टिशनर जिसने कोई विद्या को साध रखा है, ठीक है, एज्यूम करते हैं हुँ, कि वो एक, इसको मैं तांत्रिक
तंत्र शब्द को मिसयूज किया गया है। मैं यहाँ पे बोलूँगा जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर है उसके पास जाएगा, ठीक है। ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशन इंडिया में ही नहीं होता, ये विदेशों में भी है, जो मैं बहुत बार प्रूव वहाँ पे कर बहुत चुका हूँ ज़्यादा है वुडू एक्चुअली। के फॉर्म में, हुँ, ठीक है। ये नहीं है कि ये हमारे यहीं पर ही है, हुँ, दे आर देयर ऑल्सो, वहाँ पे भी लोग करते हैं, वुडू प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि इसी तरह का काम करते हैं। किसी को प्यार नहीं मिल रहा तो प्यार लेने के लिए लोग चले जाते हैं, हुँ, किसी को आपको नुकसान पहुंचाना हो तो भी वहाँ पहुंच जाते हैं। तो हुँ, उसी तरह से यहाँ पर भी यही है। अब वो बंदा जो है उस प्रैक्टिशनर के पास गया, लेट्स कॉल हिम प्रैक्टिशनर, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर, वो तंत्र नहीं है, वो तांत्रिक कह सकते हो या उस टाइप का प्रैक्टिशनर। हुँ, अब वो आपसे आपका मोटो पूछेगा आप क्या करवाना चाहते हो। अब वो चाहता है कि भाई मेरा ये जो कॉम्पिटिटर है इसका काम बंद कर दो हुँ, और मेरी चीज़ पे, दोनों चीज़ है, या तो वो कहेगा कि मेरे पे इसका ज़्यादा असर आना चाहिए कि मैं ग्रो करूँ, वो डाउन हो, लेकिन इसका बेसिक ये होता है कि वो बंदा रुक जाए। सो अब वो क्या करेगा, आपका एक क्रिया करेगा जिसे कहते हैं स्तंभन। आप चाहते हो वो रुक जाए या कीलन, ठीक है, हुँ, कील ठोकना, तो आपने उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दिया। जिस दिन आपने स्तंभन या कीलन उस बंदे पे, बिजनेस ओनर पे कर दिया प्रॉपर वे में, तरीके से, उस दिन के बाद से वो इंसान जिसके ऊपर ये किया गया है, कई चीज़ें मैं आपको आज भी बताऊं। एक होता है ओपन वे में करना, ठीक है, एक होता है गुप्त मंत्रों द्वारा गुप्त वे में ब्लैक मैजिक का करना। अब गुप्त वे में कैसे हो गया भाई, वो बंदे को पता भी नहीं चलेगा, अगर कोई उसे नॉर्मल तांत्रिक या प्रैक्टिशनर ढूंढने की भी कोशिश करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा, वो कह देगा हुँ। नहीं नहीं आपके ऊपर कुछ नहीं किया हुआ। तो गुप्त वे में बड़ा हार्मफुल वे में इफेक्ट करता है। कैसे, आपका स्लोली एंड स्लोली बिजनेस डाउन होने लग जाएगा। जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं आपको उनके मैं एग्जांपल पता दे रहा मेरा हूँ। सवाल यही था कि आपके पास ऐसे केसेस आते हैं हम्म। जहाँ पे कोई ऐसा केस आप डिस्कस करना चाहेंगे जहाँ पे आपको भी थोड़ा ऐसा शॉकिंग लगा हो कि ये किस तरीके से किया, लाइक डार्क केस की मैं बात कर रहा हूँ, डार्क एनर्जीज या ब्लैक हम्म। मैजिक आप बोल दो। होता क्या है, ये मैं अपने व्यूवर्स को भी बोल रहा हूँ, हम्म। बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं जिसपे कंट्रोल नहीं है बेसिकली, ठीक हम्म। है। कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं। अब वो गलत सही इतना ज़्यादा हो गया कि ना तो हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर पा रहे कि ये सही है, ना हम ये देख पा रहे ये गलत है। तो मैं ये चाहता हूँ एक कॉमन बंदा ना, तो उसको अपनी लाइफ में बड़ा हेल्पफुल हो जाए उसके लिए, चीज़ों को समझना और एक ईज़ी वे में उन चीज़ों से बाहर निकलना। देखिए, आपने जैसे कहा कि केसेस तो बहुत हैं। हुँ, अब जैसे अब मेरे पास जो भी केसेस आते हैं, अब उसमें मैं उन्हीं का हवाला देकर बोल रहा हूँ कि लोग आते हैं और अगर आप उनका हॉरोस्कोप खोल कर देखो एक स्टैंडर्ड वे में, हुँ, उनके हॉरोस्कोप में दशा इतनी अच्छी चल रही है, उच्च के ग्रहों की दशा चल रही है, और टेक्निकली स्पीकिंग उनको इस समय मैक्सिमम गेन होना चाहिए, बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, मतलब बैंकरप्ट होने वाले हैं। अब अगर आप नॉर्मल चार्ट देखोगे या किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, वो कहेगा अरे आपका तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप ये कर लो, ये पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, 50 टाइप की कुछ लाल किताब रेमेडीज़, कुछ ये रेमेडीज़ देने के बाद, बट वो बंदे का आप रूट कॉज समझिए, उसकी दशा सबसे अच्छी चल रही है, स्टिल वो गिर क्यों रहा है, हुँ, ठीक है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। आप जैसे ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हावी होता है ना, उसका सबसे पहला असर क्या होता है, ये एक लेवल पे इंट्रूजन करता है बॉडी में, ठीक है। ओके। लेयर लेयर को भेदा जाता है। आपके 6 टाइप ऑफ कोशाज हैं बॉडी में, हुँ, ठीक है। जब ब्लैक मैजिक को जोड़ा जाता है, आपके साथ अटैच किया जाता है, तो इन लेयर्स को पेनिट्रेट करवाना पड़ता है, तभी जाके वो आपको इम्पैक्ट करता है, और ओके। उसके चार्ट पे भी ये चीज़ मेंशन्ड होएगी? चार्ट पे, कईयों के चार्ट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन्ड है। हुँ, जैसे अगर आपका राहु केतु की दशा चल रही है, राहु केतु 2/8 एक्सिस पे, मतलब दूसरे और 8वें घर में राहु केतु बैठे हुए हैं, दोनों में से वाइस ठीक है। वर्सा, या 6/12 6/12 छठे घर और 12वें घर में बैठे हैं। मैं आपको आज एक बात कह रहा हूँ दावे के साथ, मतलब मेरी ये रिसर्च है, मतलब 99% केसेस में इन पोजीशंस पे ब्लैक मैजिक हुआ ही हुआ बंदे पे, और वो ब्लैक मैजिक होके रहता है। कैसे, या तो उसका चार्ट, क्योंकि ये प्लेनेट इतना वीक कर देते हैं कि या तो वो जाएगा किसी ऐसी जगह पे जैसे चौराहा टप गया हुँ, जहाँ पे किसी ने उतारे कर रखे हुँ, हैं, क्योंकि वो ऑरा वीक है उसका, हुँ, ठीक है। या वो शमशान घाट चला गया, किसी की डेथ हुई है वो शमशान घाट गया, वो किसी ऐसी जगह से निकला सुनसान जगह पे जहाँ पे प्रेत शक्तियाँ या ऐसी ब्लैक एनर्जीज या डार्क एनर्जीज को एक्टिवेटेड किया गया है, जहाँ पे ऐसे जागृत शमशान है जहाँ पे वो चला गया, या ऐसी किसी भी स्थान पे चला गया, वो चीज़ें उसके ऑरा पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगी। तो इस तरह से ये काम करता है। अब वो बंदा जब इस चीज़ को ले लेगा, जब इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके प्लैनेट्स जितने भी अच्छे हों चार्ट में,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उच्च ग्रह की दशा चल रही है या उसके बढ़िया ग्रह की दशा है, वो स्टार्ट कर देते हैं नेगेटिव वे में स्पिन करना, उनका थीटा नेगेटिव हो जाता है। ये मैं क्वांटम एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको मेजर करें, जैसे ब्लैक एनर्जी जब भी ब्लैक आएगी या पॉजिटिव आएगी या वाइट आएगी, हम उसको मेजर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके कैसे? से, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में एवरीथिंग इज क्वांटम एंटेंगलमेंट बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, हम्म कि आपका जो एंटेंगलमेंट है, इट्स अ जीएमयू, दैट इज योर जेनेटिक मेकअप। जिस दिन आप अपने भ्रूण में अपने माता के आए, उस दिन से ये मेकअप स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप, जिस दिन आपका प्रेगनेंसी डिक्लेयर होती है, अगर जो भी माता पिता हैं, वो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है अल्ट्रासाउंड में? हार्ट चेक करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। सबसे पहले आती है धड़कन, जिसको कहते हैं सूर्य। सबसे पहले सूर्य जागृत होता है। ओह वाह। जिंदगी का शुरुआत भी सूर्य से होती है और हम्म। जिंदगी का अंत भी सूर्य से ही होता है। कैसे? क्या आपने आज तक किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसको डॉक्टर ने बीमारी चाहे बताई हो, लेकिन फाइनल जो डेथ होती है वो तब डिक्लेयर होती है जब हार्ट काम करना बंद करता है। इफ यू आर ऑन अ वेंटिलेटर, इफ योर हार्ट इज वर्किंग, डॉक्टर 10-10 दिन वेंटिलेटर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट काम कर रहा है। इंटरेस्टिंग। और जिस दिन डिक्लेयर डेथ उस दिन होती है, कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। चाहे आपका ब्रेन, आपकी ट्रू। किडनीज, एवरी ऑर्गन इज वर्किंग, द हार्ट गोज डाउन, लाइफ एंड्स। तो जीवन का शुरुआत भी उस किरण से होता है जो कि सूर्य जब आके आपको जागृत करता है। हार्ट धड़कन से पहचानते हैं कि धड़कन आ गई भ्रूण में। अभी उसका कुछ भी डेवलप नहीं हुआ, सबसे पहले एक ही चीज डेवलप होती है, बिप 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 बिप, ओके। कार्डियक वेव्स। ठीक है, जब डॉक्टर कहता है कि यस भ्रूण में अब जान आ गई है, अब उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेशन, नेक्स्ट होता है ब्लड, दैट इज मून फ्लूइड। अब ये मैं आपको वो डार्क चीज़ें, मतलब वो सीक्रेट्स बता रहा हूँ क्वांटम के, कि जो एनर्जीज है, लोग कहते हैं प्लैनेट्स तो इतना दूर है, सर्टन जनरेशन जीज बोलते हैं अरे भाई ये प्लैनेट हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। प्लैनेट्स आर एग्जिस्टिंग। जो प्लैनेट सूर्य करोड़ों साल दूर है, जिसकी रेज आपके पलक झपकते ही सूर्य, आपका दिन उसके उदय से शुरुआत होता है, तो जब वो रेज हमारे यहाँ पहुँच सकती है तो बाकी प्लैनेट्स की क्यों नहीं पहुँचती? एंड इट इज़ प्रूवन बाय द साइंस दैट अर्थ अपनी जगह पे एस्टैब्लिश इसलिए क्योंकि जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि वो बांधे हुए है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो ना, तो वी कुड हैव नॉट एग्जिस्टेड, दिस यूनिवर्स हैज नॉट एग्जिस्टेड। सो एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। सो कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, जब आप भ्रूण में होते हैं तो सूर्य आपके जेनेटिक डीएनए मेकओवर पे न्यूक्लियोटाइड्स, रिबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हेक्सागोनल फॉर्म है उसमें अपने इंप्रेशंस डाल रहे होते हैं। ये प्लैनेट्स आपके ऊपर वहाँ पे डीएनए में लिख रहे होते हैं। सन आपकी कुंडली में जिस दिन आप पैदा होंगे, ये सब प्री डिफाइंड है। ठीक है, मैंने आज तक नहीं सुना। ठीक है, हाँ। जिस दिन आप पैदा होगे सूर्य एक पर्टिकुलर हाउस में होगा। उस पर्टिकुलर हाउस की जो कोडिंग होगी ना, आपके सॉफ्टवेयर में कोडिंग होती है कि ये सॉफ्टवेयर यही काम करेगा, है ना? ओपन करोगे तो फाइल ओपन होगी। उसी तरह से सूर्य जब आपकी कुंडली, आपको पता है कि आज आप 23 नवंबर पे बॉर्न हो गए, तो 9 महीने पहले ही सन ने वो इंप्रेशंस लिखना स्टार्ट कर दिया आपके डीएनए पे कि मैं 5th हाउस में बैठा हूँ, तो मैं 5th हाउस में अगर गलत राशि में बैठा हूँ, बेस्ड ऑन योर पास्ट लाइफ कर्मा एंड योर ब्रिगु पॉइंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, तो उस क्वांटम को वो मेंटेन करने लग जाते हैं, वो आपके डीएनए में राइट करने लग जाता है। तभी तो आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट मिलते रहते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आज की डेट में, अगर आपका आज कल एक्सीडेंट होना है और अगर हम ज्योतिष के पास जाए, वो कहे जी आपका एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि आपकी मंगल की दशा चल रही है। भाई उस बंदे को कैसे पता? उसका तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो निकला था, स्लो भी चल रहा है, पीछे से आके कोई मार गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लिखा कैसे हुआ है? अगर आपका डेस्टिनी कहते हैं वैसे ही चलती है, तो लिखा ऐसे हुआ है, जिस दिन आप पैदा हुए थे और वो 9 मंथ की जर्नी जो आपने मदर के पेट में करी और आपका एक एक अंग डेवलप हो रहा था, एक एक चीज़ डेवलप हो रही थी। अब यहाँ पे कई बच्चे जो है वो डिजीज़ के साथ बॉर्न होते हैं, राइट? कंजेनिटल डिजीज़ के साथ, दे आर बॉर्न विद सम कंजेनिटल डिजीज़। व्हाई? बिकॉज वो प्लैनेट जो पिछले जन्म में उस कर्मा थ्योरी के साथ बंधा हुआ है कि आपने किसी के साथ बुरा किया, इतना बुरा किया कि इस जन्म में वो चीज़ आपको इतनी डिस्कार्डेड मिली है कि जब मून उस पर इंप्रेशन डाल रहा होगा तो वो अपने जीन्स में वो कोडिंग कर रहा है वहाँ पे, और उस क्वांटम को वो मेकअप कर रहा है, जीएमयू जिसे कहते हैं जेनेटिक मेकअप। वो मेकअप के साथ, रोटेशनल एनर्जी के साथ जब आप बॉर्न होंगे, तो आप जब पैदा होंगे, तो अगर आपका एक हाथ काम नहीं कर रहा या आपके कोई ऐसी ब्रेन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको
कंजेनिटल डिजीज, बॉर्न डिजीजेस के साथ हुए, तो वो इसी वजह से होते हैं। डे 1 के साथ जब आप सांस लेते हैं तो प्लैनेट्स अपना काम शुरू कर देते हैं, और आपकी बॉडी में ये जो स्ट्रक्चरल मेकअप है, इसमें एक एक चीज़ लिखी गई है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम बी टू डी, व्हाट कम्स इन बिटवीन, सी, लाइफ, सी इज व्हाट? चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ओके। बर्थ और डेथ सब कोडेड है, आप कुछ भी ना करो, आपका ये जेनेटिक मेकअप और जो ये कोडिंग है और ये क्वांटम्स है, ये ऑटोमेटिक शिफ्ट होते रहेंगे। ऑटोमेटिक चार्ट जो आपका बन के आया ना, उसको देखिए, मेरी बातें जो है ना कईयों को बाउंसर जा रही होंगी, लेकिन जो मेरी बातों को समझ गया ना, बहुत साइंटिफिक लग रही है मेरे को ठीक है, एक्चुअली। जो मेरी बातों को समझ गया और रिलेट कर गया ना, दे कैन चेंज देयर लाइफ। गया वो जमाना जब आप सिंपल एक स्टैंडर्ड वे में सन मून सूर्य राहु केतु मंगल कर रहे हो, ठीक है, आपके चार्ट में एक बैरियर लगा हुआ है राहु केतु का, जिसमें सारे प्लैनेट्स इधर बैठे हैं, अब क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा? उसके बहुत से कारण हैं। बैरियर लगा हुआ है, किस एक्सिस पे लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, क्वांटम शिफ्ट ही नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मेरी बातें जिन्हें समझ में आ गई उनकी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू कि हाउ साइंटिफिकली दिस थिंग वर्क। प्रेडिक्शंस कईयों की फेल इसलिए होती है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रेडिक्शंस फेल होती हैं, से सिर्फ कैलकुलेशंस ही हो रही हैं, ठीक है, कि आपकी शादी ये होगी। अब मैं आपको लिटरली ये फैक्ट बता रहा हूँ, एक क्लाइंट्स आते हैं, मेरी शादी कब होगी? अरे भाई, ज्योतिष बोल देता है देख के, भाई तेरी शादी सप्तम भाव में देखता है, चीज़ों को देखता है, भाई तेरी ये सप्तम भाव की दशा जो कि है, भाई तेरी शादी 2025 के नवंबर में होगी। अब वो बंदा वेट करता रहता है, नवंबर आता है तब भी शादी नहीं होती, वो फिर ज्योतिष के पास जाता है, वो कहते हैं अच्छा नहीं बस होने वाली है, वो 3-4 महीने और लगा देता है। ऐसे करके तो प्रिडिक्शंस हो रही हैं। द रीजन बीइंग दैट कि आपने क्वांटम को स्टडी ही नहीं किया। द टाइम इज नाउ टू चेंज योर प्रोस्पेक्ट। जो चेंज करो अपने माइंड को, देखो कि काम कैसे कर रही हैं चीजें। मैंने परम जी 17 साल इसी में लगाए हैं। इतने भी लोग बाग इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको करियर में ग्रोथ चाहिए, उनको वेल्थ बिल्डिंग करनी है, उनको बिजनेस करना है। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से वेल्थ बिल्डिंग, करियर, एक कॉमन बंदा उन चीज़ों से कर सकता है? क्वांटम एस्ट्रोलॉजी कितना हेल्प कर सकती है पर्सनल लाइफ में? बहुत हेल्प, मतलब हेल्प तो शब्द ही छोड़ो, आपका एक पूरी जिंदगी इसी जीवन में बदल सकती है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू। सी देखिए, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी और जैसी जो विद्याओं जिन पे मैंने वर्क किया है, दे आर, आई हैव, मेरा एक मिशन है, आई एम वर्किंग ऑन ओनली वेल्थ बिल्डिंग। मेरा मोटो ही वेल्थ बिल्डिंग है। मैंने अपनी प्रोफाइल पे हर जगह मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आई मेक फॉर्च्यून एंड वेल्थ फॉर पीपल। ठीक है जी। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी से कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप जब सपोज आपकी जॉब, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कॉमन आदमी के लिए, भाई क्या प्रॉब्लम है, वेल्थ बिल्डिंग करनी है तो मैं उस पर आऊँगा। अब अगर आपका बिजनेस डाउन है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपके अदर प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उसके अंदर चार्ट को जब खोलते हैं तो जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट सट, एवरी प्लैनेट हैज़ अ क्वांटम, जिसको कहते हैं उसका एक एनर्जी शिफ्ट है, एक एनर्जी बैलेंस है, एक उसका लेंसिंग इफेक्ट है। हमें उसे कैलकुलेट करना है कि वो इस समय कहाँ रोटेशन कर रहा है और कैसे आपके चार्ट पे एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। सपोज वो आपका प्लैनेट जो है, अगर हमें उसका क्वांटम शिफ्ट करना है वेल्थ बिल्डिंग के लिए, जो वेल्थ है वो आती है सर्टन हाउसेस से जो डिफाइंड है। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स तो वही हैं। सेकंड हाउस इज फॉर वेल्थ, 10th हाउस फॉर प्रोफेशन, 7th हाउस आपका बिजनेस का है। अगर हमें क्वांटम को शिफ्ट कराना है या स्पिन को लेकर आना है इधर, तो हम उस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे पहले। उस एनर्जी को शिफ्ट मारना है तो हमें उस शिफ्ट को करने के लिए, उस पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट करने के लिए, उस राशि को एक्टिवेट करने के लिए वी हैव सर्टन मेथड्स। ठीक है। ठीक है। उस मेथड्स को जब हम फॉलो करें, जैसे कि रत्नगर विद्या इसमें बहुत अच्छा काम करती है। जब आपको अगर मार्स की एनर्जी को शिफ्ट कराना है तो आप सर्टन यंत्रास के थ्रू, जो वेरी रेयर हैं, उनके थ्रू इनकी एनर्जी शिफ्ट करा सकते हैं। आप बहुत कॉमन थिंग्स के जरिए भी इनको एनर्जी को शिफ्ट करा के वहाँ पे रोटेट करा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में सब कुछ होता है, ठीक है। जब हमारे डीएनए में सब कुछ कोडेड है, प्लैनेट्स के एनर्जी सर्कल्स भी कोडेड है, हमारी प्लैनेट्स के एनर्जी वेव्स भी कोडेड है, तो हम उसको मैनिपुलेट भी तो कर सकते हैं। आज अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, सपोज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर आपका चार्ट आपको 1 लाख रुपए लाकर दे रहा है पर मंथ, तो इसका मतलब उसके क्वांटम में इतनी ताकत है कि वो 1 लाख दे रहा है। लेकिन उस 1 लाख को 5 लाख पे पहुंचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल।
पहुंचाया जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाएगा हार्ड वर्क करो। अब कई हम्म। लोग तो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं तो भी नहीं पहुंच पा रहे, हाँ। क्योंकि इसका रीजन ये है परम जी कि जो 1 लाख आपको मिल रहा है ना, उतना क्वांटम रिलीज्ड है, उतनी एनर्जी ऑलरेडी रिलीज्ड है। वेरी साइंटिफिक। ठीक है, हाँ। वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसमें हम्म। ना मेरी जरूरत है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है, ना लाल किताब की जरूरत है, ना रेमेडी की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। कोई पोटली मत बनाओ, कोई उपाय मत करो, कोई दाल मत भाओ, कुछ मत करो। टेक माई वर्ड्स, 1 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम्म। उतना क्वांटा रिलीज्ड है आपके डीएनए में, हम्म। वो एनर्जी वहां पे वर्क कर रही है हर जगह पे। हम्म। अब जो 1 से 5 की 5 में लाना जर्नी है, है, हाँ। वो भगवान ने स्टार मार्क कंडीशन अप्लाइड करके दिया है, हर्डल्स दिया है बीच में। हम्म। अब वो बंदा उसी जर्नी पे यहीं आके रुका रहता है, वो जगह जगह पे उपाय करता रहता है, सब कुछ करता रहता है। ऑल द रेमेडीज विच आर बीन टोल्ड ऑन द सोशल मीडियाज, जो कि ये लाल किताब रेमेडीज ले लो, पोटलियाँ बना लो, ये कर लो, वो कर लो, 50 तरह की दान कराओ, जमीन में घुसा दो, पानी में डाल दो, दे आर नॉट नॉट वेल्थ बिल्डिंग रेमेडीज। मैं आज आपको एक काम कर लो, आप लाल किताब की किताब उठाकर देख लो, या कोई भी रेमेडियल किताब उठाकर देख लो, उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ ये करने से पैसा आएगा। गेटिंग द पॉइंट? वो सिर्फ किस लिए हैं, वो आपको एक तो बहुत, क्योंकि क्या था कि लोग बहुत परेशान होते हैं तो दे नीड सर्टन एक सहारा चाहिए होता है उनको। बिल्कुल। अब क्या होता है कि जब परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को दिख रहा है यार इसका कुछ नहीं हो सकता, या इसकी बीमारी अभी इतनी ज़्यादा है, कई डॉक्टर कुछ मेडिसिन विटामिन विटामिन लिख देते हैं ना, भाई खा लो। कई बार आपने देखा होगा जितने भी मेडिकल टेस्ट होते हैं या जितनी भी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च की जाती है, वो प्लेसेबो के साथ की जाती है। प्लेसेबो क्या होता है? एक सेट ऑफ बीमार लोगों को ले लिया जाता है, ए और बी, और उनको एक के ऊपर दवाई, ओरिजिनल दवाई दी जाती है, और एक को प्लेसेबो दिया जाता है। प्लेसेबो मतलब चीनी की गोलियां या नमक की गोलियां, मतलब उस टाइप का, उसमें कोई दवाई नहीं होती। उनको ये बताया जाता है कि साइकोलॉजिकली तुम दवाई कि खा दवाई रहे खा हो, रहे ठीक हो। हो जाओगे आप। अब वो टेस्ट ऐसे ही किया जाता है, प्लेसेबो इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो ये प्लेसेबो इफेक्ट क्या है? आपने इतने, अब एग्री करेंगे लोग, मेरे पास तो लोग रोज आके बोलते हैं कि विशाल जी थक गए हैं रेमेडी कर करके, पिछले 1 साल से कर रहे हैं, सारी रेमेडियाँ कर डाली, 43 दिन ये करो वो करो वो करो, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। तो मैं उनका जब चार्ट खोलता हूँ, तो मैं उनका जब क्वांटम चेक करता हूँ, मैं कहा भाई अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे ये कुछ मेरे सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये हो रहा है तुम्हारे साथ? मैं बहुत डीपली एक्सप्लेन करता हूँ उनको, मतलब हाँ जी ऐसा ही हो रहा है। मैंने कहा तो आपका जो क्वांटम है इस प्लैनेट का, वो तो नेगेटिवली स्पिन हो रहा है, आप कितनी मर्जी रेमेडी कर लो, रिजल्ट ही नहीं आएगा। फिर उनके ऊपर असली वर्क किया जाता है। तो कमिंग बैक अगेन, कि अगर आपको 1 से 5 पर जाना है, तो वो जो बीच के हर्डल्स हैं वो ईजिली अचीवेबल है, लेकिन कैसे? आपको उनको तोड़ना पड़ेगा, बैरियर को, अपने उस क्वांटम को जो कि ऑलरेडी रिलीज्ड है और भगवान ने आपको दे रखी है, आपको रिटर्न नोट दे रखा है, परमिशन दे रखी है आपके चार्ट में कि आप 5 पे पहुंच सकते हो, पर बशर्ते ये करना पड़ेगा, इस वाले प्लेनेट की एनर्जी को इतना रोटेट कराना पड़ेगा, इस वाले प्लेनेट को यहाँ। जब आप धीरे धीरे उस प्लानिटरी एनर्जीज को रोटेट करते हो, तो वो आपका बैरियर टूटता रहता है। आप 1 से 2 पे आते हो, 2 से फिर 3 पे आते हो, फिर 4 पे, फिर 5 पे, सीधा जंप नहीं होता। और वो साइंटिफिक रेमेडीज है क्या? साइंटिफिक रेमेडीज क्या होती हैं? देखिए, अब इसमें अलग अलग वेज हैं करने की। जैसे हम बॉडी का भी यूज़ करते हैं, सर्टन चीज़ों को हम इम्प्लांट जैसे अपनी एक तैयार करते हैं साइंटिफिक वे में, और वो आपको बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर दिशाओं में रख दो, बेस्ड ऑन दैट। आपकी बॉडी से भी किया जाता है कि सर्टन, आप जैसे कुछ ऑयल्स हैं वो लगा कर भी आप अपने एनर्जी को रोटेट कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा काम करता है जेमस्टोन, रत्न गर्भ विद्या। उसमें साइंटिफिक वे में मैंने कईयों बार एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ कि हाउ जेमस्टोन्स एक्चुअली शिफ्ट द क्वांटम ऑल टुगेदर। ये जो रत्न आप मेरी उंगली में देख रहे हो, ये कोई कॉमन रत्न नहीं है, ये सब गर्भ वाले रत्न है। ठीक है, इन जैसे फीमेल की कंसीविंग पावर होती है, एक औरत के अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, कि कोई फीमेल बहुत जल्दी धारण करती है तो किसी को प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं कर पाती हैं। उसी तरह से जितने भी, जब आज से कई हजारों साल पहले जो राजा महाराजा होते थे, उनको जो रत्न पहनाए जाते थे वो नॉर्मल रत्न नहीं होते थे, वो स्पेशली रत्न होते थे, जिन्हें जो उनके कुल पुरोहित या राजगुरु होते थे वो कुछ दिव्य विद्याओं से जागृत करा करते थे। उनके एक्चुअली में वो विद्या क्या थी? रत्न गर्भी थी, जो कि लुप्त हो गई थी। उस हर जेमस्टोन के नीचे, जैसे आप देखते हो राजाओं के मुकुट पे लगाया जाता है। हाँ। ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी सुना था क्रिस्टल की डिग्री भी होती है कुछ। किसकी? क्रिस्टल्स जो बनाए जाते हैं वो भी एक क्रिस्टल से एक अलग चीज है, रत्न की। रत्न अलग है। देखो, इनको रत्न सिर्फ 9 ही है। नवरत्न
अकबर के दरबार में भी थे, हम्म। राजा विक्रमादित्य के दरबार में भी थे, उसी तरह से ग्रहों में भी नवरत्न ही है। देखिए रत्न शब्द एक बहुत बड़ा मतलब है। जो ये आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं ना, दे आर सर्टन केमिकल कॉम्पोजिशन थिंग्स जो ओके। कि एक्चुअली में कोई रिजल्ट नहीं देते या बहुत मिनिमम रिजल्ट है। हम्म। जो असली रिजल्ट है वो नवग्रहों के रत्न है, जैसे पुखराज, नीलम, एमरल्ड वगैरह। अब इनको कैसे किया जाता है, आपको सिंपल इसमें उस जेम को ढूंढा जाता है जिसमें एक्चुअली गर्भ हो, और हर रत्न में गर्भ नहीं होता। हाँ, वो ओरिजिनल होता है, मैं इस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ। अगर आप ब्लू सफ़ायर लेने जाओगे कहीं मार्केट में किसी ज्वेलर के पास, जो आपको ब्लू सफ़ायर दिखाएगा वो ट्रीटेड भी होंगे, अनट्रीटेड भी होंगे। आप कोई सा भी ब्लू सफ़ायर लेते हो, आपको किसी पंडित ने कह दिया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया भाई ब्लू सफ़ायर नीलम धारण कर लो, तो आप एक सर्टन जो है नीलम चूज़ करते हो अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से, अंगूठी में जड़वाते हो और रिंग को ऐसे पहनते हो, दूध में धोते हो, इसमें धोते हो और पहन लेते हो वन फाइन डे। और उसके बाद वही नीलम आपको नुकसान दे रहा होता है तो आप कंप्लेंट करने लग जाते हो कि शनि ने हमारा नुकसान कर दिया। अरे भाई साहब, शनि नुकसान कर ही नहीं सकते अगर आपको एक तो राइटली बताया गया है, दूसरा आपने राइट मेथड से जेमस्टोन को ढूंढा है, जहर निकाल दिया उस जेमस्टोन का। ओके। नीलम का जहर आपने पहले ही निकाल दिया। हम्म। देखो रत्नगर्भ विधि में जेमस्टोन कभी नुकसान नहीं दे सकता। क्वांटम शिफ्ट और में, ये कोई भी राशियों वाला पहन सकता है? क्वांटम शिफ्ट अगर रत्नगर्भ से पहना हो, हमें हाँ। उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है। कैसे? उसके गर्भ को जागृत किया जाता है। हाँ। जब वो रोटेशन, जैसे एनर्जी रोटेट होती हम्म। है, उसी जैसे आपकी बॉडी में 7 चक्रास है, उसी तरह से वो रोटेशन होती है। तो क्या इस रतन से वेल्थ बिल्डिंग होगी? बिल्कुल। अगर आपका मोटो आपके चार्ट का वो उठाया जाए, अगर आप मेरे पास आए हो वेल्थ बिल्डिंग के लिए, सो आई विल वर्क ऑन दैट ओनली। मैं आपके उन्हीं क्वांटास को टच करूंगा, उन्हीं चीज़ों को टच करूंगा और उन्हीं प्लैनेट्स को पिक करूंगा और उनके क्वांटम को शिफ्ट करके आपकी बॉडी पे लाया जाएगा। देखिए आपकी बॉडी पे लाना ज़रूरी है। ओके। क्वांटम शिफ्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप वो चीज़ आपकी बॉडी पे आए, एनर्जी। क्योंकि आप एनर्जी, आप वैसे ही एनर्जी के स्टोर हाउस हो, वेयर हाउस हो, ठीक है, मैंने आपको बताया वो सब कोडेड है। अब उस एनर्जी को मुझे शिफ्ट कराना है, मुझे आपके इस हाउस पे ले जाना है, तो मुझे आपकी बॉडी पे धारण कराना है। तो बॉडी पे धारण कराने का सबसे बेस्ट वे एंड सबसे फास्टेस्ट वे है जेमस्टोन्स। ओके। लेकिन कोई भी जेमस्टोन कैसा भी तरीके का उठा के पहन लेना इज नॉट द राइट वे। अब जैसे पुखराज है, पुखराज को भी स्पेशल वे में चूज किया जाता है। और हम कैसे चूज करते हैं, मैं कैसे उसको चूज करता हूँ, थ्रू योर आपकी फोटो, नेम और गोत्र द्वारा जेमस्टोन का इनिशिएशन किया जाता है। फोटो, नेम एंड गोत्र। हाँ। ओके। और उसके बाद जैसे जेमस्टोन की ट्रे मेरे सामने हो या जेमस्टोन मेरे सामने हो, मुझे उसको उठाना है। आई विल चेक इट कि वो उसके अंदर कितना क्वांटम है, गर्भ है कि नहीं है। अगर वो मिला तो मिला, ठीक है, नहीं तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। वो ओरिजिनल पुखराज है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि उसके अंदर गर्भ नहीं है। क्योंकि उसके गर्भ की अंदर, डेफिनेशन क्या सर होगी? गर्भ की डेफिनेशन ये होती है कि आप ये समझ लीजिए वॉर्म है, उसके अंदर एनर्जी का स्टोर हाउस है। हमारे अंदर गर्भ, हमारे अंदर जो एनर्जी का पावर हाउस है वो है कुंडलिनी शक्ति, जो हमारे यहाँ पे सर्पाकार फॉर्म में बैठी है। हम जिस दिन उसे जागृत कर लें और प्रॉपर वे में गुरु के अंडर, तो वो जब ऐसे रोटेट करते हुए आपके चक्रास के थ्रू आपके ब्रह्मरंध्र पे पहुंचती है तो आप एनलाइटेंड हो जाते हो। ओके। आपके अंदर बहुत सारी दिव्य चीज़ें आ जाती हैं। उसी तरह से जेमस्टोन्स के अंदर भी कुछ स्पेशल जेमस्टोन्स हैं जिनके अंदर वो नीचे गर्भ छुपा हुआ है। ओके, वो उनका वॉर्म है। उस वॉर्म में सारी एनर्जी कोडेड है, जैसे आपके अंदर कोडेड है उसमें भी है। उस एनर्जी को उठाया जाता है, उस एनर्जी को रोटेट किया जाता है, ऊपर लाके डिस्पेल किया जाता है, उसके पेटल्स को खोला जाता है। उसके अंदर से एनर्जी आप निकाल भी सकते हो, डाल भी सकते हो और आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। ओके। और फिर पेटल्स क्लोज करके आप पहना भी सकते हो। अब यहाँ पे कई लोगों को दिमाग में क्वेश्चंस आ जाएंगे या कमेंटबाजी हो जाएगी कि फिर तो आप हर इंसान को अमीर बना दो। दिस इज़ नॉट द पॉइंट कि आप इसके जरिए मैं पूरी कायाकल्प कर दूँ, हर चीज़ का बदल के रख दूँ। नो, द आंसर लाइज इन योर GMU, जेनेटिक मेकअप। आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है, आपका चार्ट कितने क्वांटम के साथ लेके आए हो, आपके चार्ट में कितने और क्वांटम को बढ़ाने की कैपेसिटी है। ये बात तो आप भी जानते हो कि कोई बंदा 10,000 भी कमा रहा है, कोई 20 भी कमा रहा है, तो कोई 50 भी कमा रहा है, कोई लाखों में कमा रहा है, तो कोई करोड़ों में, तो कोई अंबानीज भी हैं जो कि मल्टी मिलीनियर्स हैं। हर किसी के चार्ट में उनका क्वांटम होता है, उनकी एनर्जी लेवल्स होते हैं। उस एनर्जी लेवल को नापना पड़ेगा, उस एनर्जी लेवल को देखना पड़ेगा कि आपकी रेंज क्या है, तभी आप पहन सकते हो ना।
और नहीं, पहन तो सभी सकते हैं, हम्म लेकिन आपकी रेंज को बढ़ाना, जैसे अगर कोई कहे कि मैं तो 10,000 कमा रहा हूँ, हम्म आप मुझे 1 करोड़ पे पहुंचा दो, नॉट पॉसिबल एट ऑल, एकदम से। रेंज नापनी पड़ेगी, चार्ट का रेंज देखना पड़ेगा। हर किसी का एक रेंज है। अगर आज आप 2 कमा रहे हो तो आप 10 तक पहुंच सकते हो, हम्म क्योंकि आपके चार्ट का उतना क्वांटम है ना कि आप 2 कमा रहे हो। हम्म अगर आप 10 कमा रहे हो या 20 कमा रहे हो तो आपके लिए एक जंप, मेगा जंप होगा कि नहीं होगा कि आप 60 पे पहुंच गए? टेल मी। ऑफ कोर्स होगा। अच्छा, एक सवाल मेरे को आया, देयर इज अ लिमिट कि आप इतना ही कमा पाओगे, चाहे उसके बाद आप कोई भी रत्न धारण कर लो, आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते। हर ये बात मैं आपको फैक्ट बताऊं कि एक ट्रुथ भी है, लेकिन एक सर्टन लिमिट के बाद इंक्रीज करने के और वे हैं। सप्तशोधन विधि। कैसे? कि इसको एक बार प्लीज ओके, बताइएगा। सप्तशोधन विधि एक ऐसी विधि है जो कि लुप्त हो चुकी थी, हम्म हमारे गुरु के पास मिली थी किसी सिद्धार्थ से। सप्तशोधन इज द 7 डीप ड्रिलिंग ऑफ द हॉरोस्कोप। ओके, ओके। 7 तरह से हॉरोस्कोप को ड्रिल डाउन किया जाता है। हर आपका जो मेन चार्ट है उसको आपने देखा होगा, आप मेरठ से हैं, वहाँ पे कैसे करते हैं वो, दूध को मधानी मार के क्या निकाला जाता है, नोने जितना घी, ज़्यादा नोने घी काटते हैं, हाँ। मक्खन भी निकलता है, सब कुछ निकलता है, हाँ, आपके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और वो जितना देसी घी और दूध और देसी घी के रेट में कितना फ़र्क है, काफी फर्क है सर। क्योंकि उसके लिए मेहनत कितनी करते हैं, हम्म जो रियल उसका निकालना है घी। हम्म उसी तरह से आपके चार्ट को भी मथा जाता है सर, इसे कहते हैं शोधन। ओके। फर्स्ट चार्ट को जब मथा जाता है तो उसके अंदर से एक अक्षर निकलता है, एक वैल्यू निकलती है, एक क्वांटम निकलता है। उसके बाद उससे एक नया चार्ट क्रिएट होता है, उसकी एनर्जी को स्टडी करके फिर मथा जाता है, फिर उसका तीसरा वर्जन निकलता है। ऐसे ही करके 7 टाइप ऑफ लेयर जब हम डीप जाते हैं। 60 या सेवन सेवन, 7? ओके, 7 सप्त। 7, ओके, सप्त, ठीक है। तो जब हम ये सप्त शोधन करते हैं, नीचे नीचे उतरते रहते हैं, तो हर लेयर पे हमें एक वैल्यू से, एक चार्ट से, एक क्वांटम हर प्लैनेट का पता लगता है। आपके लिए कौन सा वेल्थ बिल्डिंग प्लैनेट है, आपके लिए कौन सी राशि वेल्थ बिल्डिंग है, आपके लिए आपका फॉर्चूना कहाँ पे छुपा हुआ है, आपका इंदु कहाँ पे छुपा हुआ है, आपके लिए कौन से 60, इसमें 60 टाइप की ड्रिलिंग के दौरान 60 टाइप ऑफ महायंत्रास निकलते हैं। अष्टकर्ण, सुकर्ण, मेघवर्ण और सुकर्ण, महावर्ण, नागवर्ण, इसी तरह से 60 टाइप ऑफ यंत्रास निकलते हैं। अब आपके लिए वो लक्ष्मी यंत्र कौन सा सबसे पावरफुल है, वो इस विधि में ही पता लगता है। और वो यंत्र को हाथ से ड्रॉ किया जाता है, बनाया जाता है, आपका नाम से, आपकी वैल्यूज जो सब शोधन से निकल के आती है वो उसमें इम्प्रिंट की जाती हैं। उस यंत्र को जब आप यूज़ करते हैं, वो मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर्स यूज़ करते हैं, और वो यंत्र आपको पैसा या वेल्थ बिल्डिंग करता है, और वो आप ही के लिए बना है, वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। और अगर लेस एग्जांपल कोई भी व्यूअर अगर अभी देख रहा हो और उसको इन चीज़ों का पता करना है, तो बेसिक क्या-क्या चीज़ें होती हैं उस यंत्र को पाने के लिए? उसके लिए सबसे पहले तो आपका देखिए, सप्तशोधन इतनी डेप्थ, इतनी डीप और इतनी साइंटिफिक वे में इसको ट्रीटमेंट है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप आज उठकर एकदम आए और कहें मेरा सप्तशोधन कर दो, किया जा सकता है। ये बर्थ चार्ट से ही होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ, ये तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है। जिनके पास अगर ये डिटेल्स नहीं भी हैं तो भी किया जा सकता हम्म है। देयर आर अदर वेज टू डू दैट। ओके। इन डिटेल्स के साथ आपका चार्ट फॉर्मेशन होता है, उसका एक क्वांटम चेक किया जाता है, और अगर उसमें कोई दोष आए, कोई नेगेटिव स्पिन है, तो पहले उस स्पिन को ख़त्म किया जाता है। सप्तशोधन के लिए चार्ट तैयार होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे ये शोधन किया जाता है, फिर ये डिटेल्स निकल के आती हैं। और ये यंत्र अगर आपका डिस्कवर हो गया कि आपके लिए सपोज ये 2 यंत्र है, एक सुकर्ण आ गया और एक नागवर्ण आ गया। अब वो सुकर्ण और नागवर्ण जब हम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर टाइम, और उसके साथ जो वैल्यूज़ निकली है उसको हाथ से बनाया जाता है भोजपत्र पे, और एक पर्टिकुलर ड्राइंग्स उसमें एम्बेड की जाती है, फिर उसको एनर्जाइज किया जाता है, आपकी पिक्चर लगती है उसके पीछे, और फिर जब आप उसे अपने पास रखते हो, और इनके बहुत सारे यूजेस हैं। जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल यंत्र हैं जो बनाए जाते हैं सप्तशोधन से, जो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप्स के हैं। जो आपका निकल के आ रहा है उसे आप इम्प्रिंट करके आप अपने पास रख लो और फिर देखो मजा ओके। इस अभी विद्या का। आपने दोसा की बात करी, काल्पशर दोष पे साइंटिफिक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये देखिए, दोषास चार्ट में बहुत होते हैं। काल सर्प दोष एक उनमें से है जिसके ऊपर बहुत सारे मत हैं हमारे हाँ, एस्ट्रोलॉजी वो में। बहुत सारे मिथ्स हैं, हाँ। ठीक है, मिथ भी हैं अलग अलग उसके बारे में।
एक विचार है। हम्म। कई लोग इस विचार पे चलते हैं कि काल सर्प दोष नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ कि काल सर्प होता है। लेकिन एक्चुअली में मैंने भी इस पर रिसर्च किया और देखा कि एक्चुअली में ये है क्या, क्या ये वर्क करता है। आज की डेट में आपको, मैं इसको बोलता हूँ कि सस्ती भाषा में आपको बोल दिया काल सर्प दोष है जी। आपको जो भी आता है, देखो मेजॉरिटी ऑफ दी, अगर राहु केतु के एक्सिस में एक तरफ, मैं आपको बता देता हूँ एक छोटे से टर्म में काल सर्प होता क्या है। काल सर्प दोष का मतलब बोला जाता है जब आपके चार्ट में राहु केतु के एक तरफ सारे प्लेनेट हो जाए, चाहे वो डायगोनली हो चाहे वर्टिकली हो, एक तरफ सारे प्लेनेट हो जाए, तो उसको कहते हैं काल सर्प दोष। ठीक है जी। ओके। ये इसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। हम्म। और इसमें क्या बताया जाता है, आप नासिक चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर में, वहां जाकर पूजा करा लो। और मेरे पास हजारों क्लाइंट ऐसे हैं, क्योंकि काल सर्प दोष तो बहुतों की कुंडली में होता है। 40% लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है। काल दोस्त से रुकावट क्या होती है? रुकावटें मैं बताता हूँ, ये डिपेंड करता है काल सर्प लगा कहाँ है। मैं इसको काल सर्प नहीं बोलता, मैं अपने टर्म में बोलता हूँ नागपाश, क्योंकि नागपाश। जी ये ओके। नागपाश है। और ये 7 टाइप, और ये है 5 टाइप्स ऑफ पाश है। ये सस्ती भाषा है काल सर्प दोष। और आप कितनी भी पूजा करा लो, जाके कहीं पे भी करा लो, मेरे पास हजारों लोग हैं जिनको रिजल्ट आया ही नहीं है। इसका एक वे है। काल सर्प दोष एंगल्स पे लगता है, डायगनली 1/7 एक्सिस पे अगर आपका काल सर्प दोष लगा है। अब व्हाट इज 1/7 एक्सिस? हाँ, मैं वही पूछ रहा था, 1/7 बता दो आप, हाँ, हमें नहीं पता। 1/7 एक्सिस क्या है कि अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में और केतु 7th हाउस में है, या वाइस वर्सा, केतु पर है राहु नीचे है, तो पहला और 7वां भाव, इसको बोलते हैं 1/7 एक्सिस। तो राहु केतु यूं लगा हुआ है आपके चार्ट पे, सपोज इस तरफ सारे प्लेनेट है। अब यहाँ पे एक नेचुरल बैरियर है, वॉल है, इनविजिबल। यहाँ के जितने भी प्लैनेट्स हैं जो कि आपकी बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉडी है, तो आपका क्वांटम जो है सारा, मैं अब उस टर्म से इसको जोड़ रहा हूँ, ठीक है, सो दैट यू पीपल कैन रिलेट हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इट। गॉट इट। नाउ ऑल द 7 प्लैनेट्स, जो कि 2 यहाँ पे हैं, 7 हो सकता है एक आध इधर हो सकता है कोई एक प्लैनेट इनकी ग्रिप से इधर आ गया हो, लेकिन वो काउंट नहीं किया जाता। फिर अगर आपके सपोज 6 प्लैनेट इधर है और उनके क्वांटम्स जो हैं वो सारे यहीं रोटेट हो रहे हैं, अब आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से इधर शिफ्टिंग हो ही नहीं रही है। अब अगर हम इस साइड की बात करें तो आपका 10th हाउस है, प्रोफेशन का हाउस है, इनकम का हाउस है, सब कुछ है। अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। 100 रुपये का काम करते हो, बॉस या कंपनी देती है 60 रुपये। जो भी काम करने जाते हो लास्ट मोमेंट पे बिगड़ जाते हैं। वेल्थ बिल्डिंग के लिए जाते हो, लोग आपका पैसा मार लेते हैं। बिजनेस में वो पैसा रुकावट हो जाती है। बॉडी में डिजीजेज आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बैरियर तोड़ के 4th हाउस में नहीं आ रही, 5th हाउस में नहीं आ रही, 2nd हाउस। एक्यूमुलेशन नहीं कर पा रहे आप, बेसिकली पैसे का इकट्ठा होना वेल्थ कहलाता है सर। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब भी वेल्थ बिल्डिंग की हम बात करते हैं ना, तो अब ये व्यूअर भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हम कमा तो लेते हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पाते, सेविंग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली अब आप ऐसे ग्लास को पकड़ के बैठे हो जिसके तले में छेद है, ऊपर कितनी भी तेज में पानी चला दूं वो नीचे से निकल ही जाना है। उसी तरह से लोगों के साथ हो रहा है। 2 लाख कमा रहे, 3 लाख डेब्ट, कर्जे में फंस रहे हैं। वेल्थ बिल्डिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि वेल्थ बिल्डिंग के लिए 2nd हाउस का एक्टिवेट होना बहुत मस्ट है, दूसरा भाव आपका ये हिस्सा। और इसके लिए मैंने एक रेमेडी भी दी थी कि अगर आपको अपनी एक्टिवेट करना है एटलीस्ट 2nd हाउस, तो आप अपने 2nd हाउस में जो राशि है और 11वें भाव में जो राशि है, उनको कॉम्बिनेशन करके आप उसका रेमेडी बनाकर यूज़ कर सकते हो। तो मुझे कितने लोगों ने आके बोला कि आपकी ये रेमेडी करके हमारे को ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। और वो मैंने सिंपल बोला था कि आप दूध लो और गुलाब जल मिलाओ, फेस वॉश करने लग जाओ, उसी तरह से। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट रिलेशन तब आएगा जब आप अपनी 2nd भाव की राशि और 11वें भाव की राशि को कंबाइन कर दोगे। इसको बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट। जब आप वो शिफ्टिंग कर देते हो, जब इनका मैच कर देते हो, तो वो रोटेट करने लग जाता है कॉमन चीज़ों से। तो अब हम बात कर रहे थे काल सर्प दोष की। तो जैसे मैं बस एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। साइंटिफिकली दूध का और गुलाब की पत्तियों का क्या रिलेशन है? जी, दूध जो है, दूध बेसिकली इज मून, चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है। सबसे ज़्यादा मनी फ्लोइंग हो जाता है जब चंद्रमा एग्जॉल्टेड होता है, तो कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है। इसलिए दूध को चंद्रमा बोला गया है। ठीक है। अच्छा। गुलाब जल जब डलता है तो गुलाब जल इज वीनस, और चंद्र जो है वो शुक्र की राशि में ही उच्च का होता है।
ठीक है। ठीक है। तो हम सेकंड हाउस को इसको नेचुरल, जब भी कोई रेमेडी डिज़ाइन होती है ना, ये लोगों को मालूम ही नहीं है, कुछ भी रेमेडी उठा के कैसी भी डिज़ाइन नहीं होती। रेमेडी को डिज़ाइन करना या रेमेडी को एक्टिवेट करना भगवान विष्णु की कुंडली से होता है, और भगवान विष्णु की कुंडली है जो आपकी मेन मेष लगन से स्टार्ट होती है, ठीक है जी। काल पुरुष कहते हैं उसे। भगवान विष्णु ही है जन्मदाता, जो भगवान विष्णु की कुंडली से ही रेमेडी डिज़ाइन होती है सर। ऐसे नहीं उठ के कुछ भी चीज़ हो जाती है, लॉजिक है। क्यों पहले हाउस को मंगल को ही दिया गया स्थान, दूसरे घर को शुक्र को ही दिया गया है, उसका एक लॉजिक बिल्डिंग है हमारी माइथोलॉजी से सारा, और इसी से ही रेमेडी प्रॉपर डिजाइंड है। ये नहीं उस रेमेडीज को मॉडिफिकेशन पर्सन टू पर्सन किया जाता है थ्रू योर चार्ट, लेकिन जो बेस है किसी चीज का वो है काल पुरुष। तो काल पुरुष में मंगल को सेकेंड हाउस में उच्च का स्थान दिया गया, शुक्र के घर, और इसी को ऐसे रिलेट करके इसके क्वांटम को मैच किया जाता है, ठीक है जी। हाँ, अब आप कंटिन्यू कर सकते हो वाला। अच्छा, तो कालसर्प दोष में जब बात कर रहा था, आपको आज एक ये समझना है कि आपका कालसर्प दोष लगा कहाँ है, उसके बेस पे आपकी रेमेडी होगी, और उसी के बेस पे आपका डिसाइड होगा कि काम होगा कैसे। मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अगर 1/7 एक्सिस, जो मैं एक्सिस बता चुका हूँ, पहले और 7वें घर में लगा है, तो इसको बोलते हैं नागदंश धूम्र केतु योग, इसको धूम्र केतु बोलते हैं। अगर ये आपका 2/8 पे लगा है तो इसको बोलते हैं धूम्र लोचन, ठीक है। 2 मतलब सेकंड हाउस और 8th हाउस, और यहाँ पे ब्लैक मैजिक बड़ा तेज होता है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2/8 एक्स एक्सिस पे जिनका लगा हुआ 8वें भाव में राहु बैठा हो, आप चपेट में आओगे ही आओगे ब्लैक मैजिक की, और कोई कर देगा या आप खुद आ जाओगे, क्योंकि इसी को बोलते हैं धूम्रलोचन। और धूम्रलोचन जो है बेसिकली आप इसकी माइथोलॉजी जाके पढ़ लो तो ये एक राक्षस है, ठीक है, जो ये योग लगा हुआ है। और 3/9 एक्सिस, तीसरा घर नवा घर, 3/9 एक्सिस पे से विरूपाक्ष कहते हैं, ठीक है, इस योग को, जो नागदंश योग है। उसके बाद आता है 4/10, जिसे संयोजन कहते हैं। 4/10 एक्सिस इज अ गुड एक्सिस, क्योंकि 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा बोला गया है, और कई लोगों को राजपाट भी देता है, ठीक है जी। तो इसे संयोजन कहा जाता है। लेकिन एनर्जी जब भी ऐसे हो जाती है तो एनर्जी का बैलेंस या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, अपर बॉडी पे या लोअर बॉडी पे। तो आप देखो कि डिजीजेस भी उसी तरह से होने लग जाते हैं, क्योंकि क्वांटम को शिफ्ट, वो बैरियर को नहीं किया जा रहा, तोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि वो एनर्जी ग्रह ऊपर ही घूम रहे हैं आपके, नीचे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राहु केतु ने ऐसे एक्सिस लगा रखा है। अगर यूं आएगा तो 3/9 एक्सिस पर तो डायगोनल एक्सिस बन जाएंगे, 2/8 एक्सिस पे आएगा तो यूं बन जाएगा, 3/9 पे एक्सिस बन जाएगा। उसी तरह से जो अगला 5/11, 5वां घर 11वां घर, तो इसे कहते हैं ताम्रलोचन। और लास्ट आपका जो आता है 6/12 नागदंश, वेरी वेरी बैड। अब इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू गेट इन द लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस हो जाते हैं आपके ऊपर, आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला कर देते हैं, आपके ऊपर डेप्ट, कर्जा बहुत बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आपका 6/12 एक्सिस पे लग गया डायगनली, यूं एनर्जी इधर ट्रांसफर ही नहीं हो रही। एनी हाउ आपका दूसरा घर अगर इम्पैक्ट हो गया तो आपका पैसा जुड़ना उसी दिन से बंद हो जाएगा, मतलब आप वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। आपके पास पैसा आ जरूर रहा है, क्योंकि वो पैसा आता 11वें भाव से है, और उसका एक्यूमुलेशन दूसरा भाव करता है। ये आपके टीथ, आपका मुंह, आपके दांतों में तकलीफ है कई लोगों के, तो आपका, अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि दांतों में तकलीफ है, कई लोग करोड़पति हैं, उनके अदर वे भी हैं, बट फेस इज योर सेकेंड हाउस बेसिकली। तो आपका सेकेंड हाउस इम्पैक्टेड तो आपका पैसा जुड़ना बंद हो जाएगा। 11th हाउस इम्पैक्टेड तो आपकी इनकम जो है ना, जनरेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी इच्छाएं और विशेज पूरी नहीं होंगी। आप अगर कोई विश कर रहे हो कि मैं ये करूं, ये बनूं, आप वो नहीं बना पाओगे। आपके जो है लोग ऐसे मिलेंगे आपको आपकी लाइफ में जो आपको क्या कर रहे हैं, धोखा देकर जा रहे हैं, आपका पैसा मार रहे हैं। आपके दोस्त ऐसे मिल रहे हैं जो छुरा घोप रहे हैं आपकी पीठ पे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो इस राहु केतु के इस योग को काटना, इट्स नॉट दैट इजी। एक छोटी पूजाओं से ये नहीं जाता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसके लिए एक स्पेसिफिक वे है इस क्वांटम को तोड़ने का और एनर्जी को शिफ्ट करने का। पहले होता था परम जी, जब ज्योतिष शास्त्र बहुत सालों पहले लिखे गए थे, तो उसमें भगवान ने मेंशन किया था जब धर्म के पाव ज़्यादा थे, सतयुग था, युग जब बदले थे, तब छोटी सी पूजा या एक कुछ करने से स्वयं भगवान प्रकट हो जाया करते थे। आज की डेट में अगर हमारे रिश्तेदारी हमसे नाराज हो जाए तो 4 बार फ़ोन तो उन्हें करना पड़ जाता है मनाने के लिए। ये तो ग्रह है ना। ये एक बार के 11,000 मंत्रों से इतनी जल्दी थोड़ा ना प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में जो पैरामीटर है वो चेंज हो गए हैं। आज किसी चीज़ को पाने के लिए 4 टाइम्स एफर्ट करना पड़ता है। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ही देख लो,
लोग कितना कितना मेहनत कर रहे हैं, एग्जैक्टली कर रहे हैं, 4-4 गुना मेहनत कर रहे हैं लोग, 2-2 बिल्कुल शिफ्ट सही है। में काम कर रहे हैं, ठीक हम्म। है, जॉब भी कर रहे हैं, साइड हसल भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें भी तो मेहनत करनी हम्म। पड़ रही है। तो आज की डेट में अगर हम इतना काम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं तो ग्रहों के लिए भी 4 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उन्हें मनाने के लिए। इसीलिए जो राहु केतु का ये जो दंश को तोड़ना है, ये एक बार की पूजा या इससे संभव नहीं होता, इसे 4 ईयर्स करना पड़ता है, 4 साल लगातार, ओके। साल में एक बार। और इसके लिए स्पेसिफिक तंत्र पूजाएं हैं जो इनको इफेक्ट देती है, क्योंकि राहु केतु की जो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, आप नॉर्मल राहु केतु के जापों से इसको दूर नहीं कर सकते, आपको इनकी तंत्र देवियों को इन्वोक करना पड़ता है। माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी, इनके तंत्र आवाहन करा जब जाता है, तब वो डाइटीज उनको बताया जाता है कि ये चार्ट में इस जगह पे इस बंदे को नागपाश लगा हुआ है और राहु केतु ने इनको जकड़ा हुआ है, तो हे माँ आप कृपा करें और आप इस दंश को तोड़ें। देन देयर तांत्रिक देवी व्हेन दे गेट इनवाइटेड या वो एक्टिवेट होती हैं, तो वो इसको ब्लेस करती हैं और फिर वो इस बंदे के इस दंश को तोड़ती हैं। लेकिन एक बार में वो भी नहीं होता, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, 4 साल के अंदर ये दोष 70% तक काम डाउन खत्म हो हो जाता है, लेकिन 20-30% स्टिल आप उसे हटा नहीं सकते हो, कंप्लीटली 100% इरेडिकेट नहीं होता। लेकिन अगर आपका 70% भी हो गया तो भी आपकी लाइफ बढ़ जाती है। बीच में हम ना हॉरोस्कोप की बात कर रहे थे, आपका क्या मानना है, हॉरोस्कोप डेली देखना चाहिए? जी नहीं, डेली देखकर क्या करेंगे? कुछ नहीं होता उससे। डेली देखने से कुछ नहीं होता है। हम्म। आपको देखिए, ये जो दशाएं हैं ये पर्टिकुलर दशा बेस्ड सिस्टम है। आज आपकी अगर अच्छी दशा चल रही है तो देखो, आप डेली हॉरोस्कोप देख के कुछ भी करके फायदा नहीं है, ना ही उससे कोई रिजल्ट आना है। ठीक है, गूगल पे मैंने ये सर्च किया था, ठीक है, 16 करोड़ लोग अपना डेली हॉरोस्कोप देखते हैं। राशिफल देखते हैं वो, हाँ, हॉरोस्कोप नहीं देखते, वो अपनी राशिफल देखते हैं राशिफल ही कि देखते आज हैं। मेरा क्या होने क्या वाला है। होने अब वाला है? उसका भी आप लॉजिक समझ लीजिए, जो डेली गूगल पे या सब जगह मेष राशि के बारे में बताया जा रहा है, वो आपके लिए नहीं बताया जा रहा स्पेसिफिक। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये क्लैरिटी लानी है कि आपको मेष देखना भी है या नहीं है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, राशि ही नहीं पता अपनी, वो किस राशि को मानते हैं आप खुद बताइए। अगर मैं इस पर्टिकुलर तारीख पे पैदा हुआ हूँ जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, तो उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है। हमारे लिए राशि का मतलब है चंद्रमा जिस दिन आप पैदा हुए थे जिस राशि में है वो आपकी राशि है, आपको वो देखनी है। लेकिन जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने इसे क्लब कर दिया कि जितने भी लोग इस मंथ से इस तारीख तक इस तरह के होते हैं, दे आर ऑल आर टॉरस, दे ऑल आर वर्गो, दे ऑल आर जेमिनी, और वो लोग वही पढ़ते रहते हैं। अब मुद्दा ये कि आपको राशि जब आपकी पता लग गई कि आपकी ये राशि है, तो अगर आप रोज वो जो राशि पढ़ रहे हो ना, अगर उसमें आज में लिखा है कि आज आपका दुर्घटना हो सकती है या आज आपके साथ ये फलाना ढमकाना हो सकता है, तो आज तो आपके साथ हुआ नहीं। ओके, तो हॉरोस्कोप डेली नहीं देखना तो चाहिए। एंड ऑफ द डे आप कहते हो, लोग लिखते हैं ये चीज तो हुई नहीं, ये फर्जी है, या आपने गलत लिखा है। अरे भाई समझो, वो मेष राशि कितनों की होगी पूरे वर्ल्ड में, या इंडिया की बात करें, हाँ, करोड़ों लोगों की। करोड़ों लोगों की। हाँ। और अगर आज लिखा है कि दुर्घटना होगी, तो क्या करोड़ों लोगों की दुर्घटना आज ही हो गई? अस्पताल तो जैम पैक्ड हो गए। बॉस, दिस डजंट वर्क लाइक दैट। वो एक कैलकुलेशन ऑन द देश काल पात्र पे, मेष राशि एज द होल पे किया गया है। अब जब मेष राशि पे लिखा गया, जब हम भी करते हैं एनालिसिस ऐसे कि आज मेष राशि पे जो गोचर प्रभाव है उसके हिसाब से बताया गया कि आज में आपके साथ ये होगा, दुर्घटना होगी। अब उसमें से माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ द पीपल्स के साथ ये होगा जब उनकी वो कॉम्बिनेशन सेट होंगी प्रॉपर। मतलब आप ये समझ लो, अगर 1 करोड़ लोग मेष राशि देख रहे हैं तो उसमें से बहुत माइन्यूट 5-10 लोग या 20 लोग जो होंगे जिनके साथ आज दुर्घटना घटेगी देश के अलग अलग पार्ट में, वो जब उसे रिलेट कर लेंगे तो वो कहते हैं हाँ ये सही लिखा था। मेरे पास कल ही एक मेरे राशिफल पे एक लड़के ने मैसेज किया, गुरुजी क्या सटीक लिखा है, यही हुआ आज मेरे साथ। मेरी गर्लफ्रेंड ने आज मुझसे, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई और आपने जो राशि में लिखा उस राशि में ये लिखा था कि आज काम की अधिक व्यस्तता के कारण आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपका झगड़ा हो सकता है, आप उसको समय नहीं देंगे। कह रहा मैंने आज अपने कंप्यूटर, मेरे बॉस ने ज़्यादा काम दे दिया, मैं उस पर लगा हुआ था, इसी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया। वेरी एक्यूरेट। अब एक बंदे ने लिखा, पढ़ा तो कितने लोगों ने होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि आज उसके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन सेट बैठे होंगे
एक्टिवेट हुए होंगे, क्वांटम शिफ्ट हुआ होगा, एनर्जी बैलेंस वैसा हुआ होगा, एंड इट वाज डेस्टाइन्ड, तो वो हो गया। 2025 का अगले साल का डिस्कस कर ले थोड़ा सा। 2025 में मेजर चेंज हो रहा है, शनि राशि बदल रहे हैं। तो कौन कौन सी राशियों पे शनि की साढ़े साथी आने देखो वाली है? साढ़े साती सिंपल सी बात है, साढ़े साती को आप समझिए, साढ़े साती जो अब फिनिश हो रही है, शनि कुंभ से आपके पाइसेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो कुंभ से जब पाइसेस में आएंगे तो मकर राशि वालों के लिए तो खत्म हो गई साढ़े साती, ठीक है जी। ओके। और मेष राशि वालों की स्टार्ट हो जाएगी। शनि जो है बेसिकली प्लैनेट ऑफ ग्रीफ कहा जाता है। शनि की साढ़े साती पे एक हवा बना रखा है कि साढ़े साती लगते ही आप घबरा जाओ। और मैं आज आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि शनि की साढ़े साती आपको मिलियनियर बिलियनियर भी बनाती है। बड़ा पैसा शनि ही देते हैं, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। बिग मनीज, बिग वेल्थ शनि ही देते हैं, उनके अलावा कोई प्लैनेट ही नहीं। और स्टेबल अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, शनि की दी हुई वस्तु जब प्रसन्न होते हैं और जब सही देते हैं वो लॉन्गर लास्टिंग होती है। जो दूसरे प्लैनेट होते हैं ये शॉर्टर वर्जन पे देते हैं। आपने कितनों को देखा, राहु की दी हुई चीज़ ना धुआं है। राहु आपको एकदम से यहाँ पहुंचाता है और उसके बाद नीचे फेंकता है। उसके कितने एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत रानू सारे हैं। मंडल ले लो, वो बाबा का ढाबा ले लो, कितने लोग ले लो। हाइट पे गए, सोशल मीडिया इज ऑल राहु, ठीक है, गवर्न बाय राहु। इमीडिएट हाइप दिया। एक आप गोविंदा का डांस करके, एक बंदे ने डांस करके रातों रात कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए थे। वो देखा था आपने, वो देखा कितने था थे। मैंने, हाँ। आज कहाँ है वो? एनीबडी टॉकिंग? हाइप पे लेके गया, स्टेबल नहीं रखा, थोड़ी देर नाम घुमाया, नाम हुआ, उसके बाद ऐसा नीचे फेंका कि उसके बाद कोई पूछ ही नहीं रहा। ये शॉर्टर वर्जन राहु का है। राहु क्विकली गिव्स, राइज भी क्विकली, फॉल भी क्विकली। लेकिन सैटर्न का दिया हुआ चीज जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप और ऐसी स्टेबिलिटी के साथ रॉक सॉलिड होकर शनि देते हैं, फिर उसके बाद कोई आपकी उस वेल्थ को हिला नहीं सकता। 2025 में कौन कौन सी राशियों पे प्रभाव रहने वाला है? 2025 में शनि की एक तो कुंभ से जब पाइसिस पे आएंगे तो जिनका चंद्रमा पाइसिस में है उनके लिए समस्या आ भी सकती है। कईयों के लिए वेल्थ गिविंग होगा तो कईयों के लिए नुकसानदायक होगा। पाइसिस मीन राशि वालों के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंस लाई करता है कैसे, आपके चार्ट के हिसाब से। देखिए शनि की साढ़े साती जब भी लगती है तो शनि की साढ़े साती का मतलब है जब चंद्रमा के इस तरफ से शनि स्टार्ट हुए, चंद्रमा पे आए, फिर दूसरी तरफ से एंड होते हुए आपके चार्ट से निकल गए। हमें ये बात डेप्थ में समझनी है कि बात इसका मतलब क्या है। शनि की साढ़े साती चंद्रमा पे जब आती है, ये होता है 3 4 5। बेसिकली शनि चंद्रमा के इस साइड, चंद्रमा है कर्क राशि, कर्क राशि के इस तरफ है जेमिनाई, नंबर 3 बुध, फिर उसके बाद चंद्र, और फिर उसके बाद लियो। ये एक्चुअली में काल पुरुष का डेफिनेशन है। मैं वहां से आपको हवाले से समझा रहा हूँ, सबके चार्ट में अब डिफरेंट होगा। जब सबसे पहली ढैया लगती है शनि की तो वो लगती है बुध पर, कम्युनिकेशन पर। बुध क्या है? कम्युनिकेशन का कारक। जिन जिन की पहली ढैया होती है आप वो देखेंगे उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आनी शुरू हो जाती है। वो जो बातें कर रहे होते हैं या जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो लाइफ में, वो उनके बैकफायर करने लग जाता है। सेल्स में होते हैं तो सेल्स होनी बंद हो जाती है। किसी भी टाइप में हो, बुध व्यापार पे इम्पैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन और व्यापार और नर्वस सिस्टम और एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय मरकरी। उसके बाद जब फर्स्ट ढैया खत्म होती है तो सेकंड ढैया पे चंद्र जब चंद्र के ऊपर से निकलते हैं तब आपके मन के ऊपर से निकलते हैं। ओके, तो आपके अंदर एक डीप, जब आप एक ढैया बिता चुके होते हो प्रॉब्लम वाली, सेकंड ढैया आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना स्टार्ट कर देते हैं। शनि की साढ़े साती से जब बंदा निकलता है ना तो वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रगल देख चुका होता है। और इसके विपरीत कई लोगों को राजपाट तक दिया गया है। ट्रम्प, मोदी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी were prime minister in their शनि साढ़े साती. They have gained immense popularity, but it depends upon your chart कि आपका चार्ट कैसा है, शनि की प्लेसमेंट कैसी है। 2025 में मेष राशि वालों पे जिन पे साढ़े साती लगेगी, तो अगर उनकी चार्ट की प्लेसमेंट में मार्स बहुत बैडली प्लेस्ड है, शनि क्योंकि मेष राशि पे नीच के होते हैं तो मेष राशि पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हेड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और अगर आपकी मेष राशि डिपेंड करती है आपके चार्ट पे कहाँ है, एक जेनेरिक सी बात हम सबके लिए नहीं कर सकते, बिकॉज पीपल गेट फ्राइटेड ऑल दिस जेनेरिक प्रिडिक्शन से ही। मैं आज जेनेरिक प्रिडिक्शन देकर चला जाऊं और कितने लोग देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो आप परेशान मत होइए, ऐसे प्रिडिक्शंस या ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ये आपके होरोस्कोप पर डिपेंड करता है कि आपकी मेष राशि कहाँ प्लेस्ड है।
और आपका शनि किस डिग्निटी में है, हम्म। कैसा है। अगर आप शनि के लग्नों में पैदा हुए और मेष राशि वेल प्लेस्ड है, मंगल वेल प्लेस्ड है, आपका जैसे ही सैटर्न वहाँ पे आएंगे आपको बहुत फायदा भी देंगे। तो हम यहाँ पे जेनरिक बात करने में नहीं आया हूँ कि लोगों को डराना नहीं है। और यही होता है, आप लोग जेनरिक प्रेडिक्शंस पढ़कर डर जाते हैं कि मेरी 7.5, और आधा तो परम जी लोगों का ब्लड प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाता है जब ये जेनेरिक देखते हैं। जैसे आपने बिल्कुल हमने सही बोल रहे राशि की बात करी हैं। कि आज मेष राशि पे दुर्घटना लिखी, अब जो जो बेचारा पड़ता है वो उस दिन ऐसा सतर्क हो जाता है कि उस दिन वो ना चाहते हुए भी बाइक ऐसे चलाने लग जाएगा कि कोई ठोक ही देगा, क्योंकि उसके माइंड पे साइको इलेक्ट्रिनेशन क्रिएट हो जाता है उस लाइन का कईयों पे। तो जेनेरिक बात ना करो, अगर आपको पर्टिकुलर जानना है, अगर आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है, गेट टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर, कंसल्ट हिम। मेरे पास आइए जहां भी मैं है। कह रहा हूँ साइंटिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ यार, क्योंकि देखो कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे हमने वेस्टर्न और इंडिया का, हमने वेस्टर्न की और इधर नॉर्थ की बात करी कि वहाँ पे मून है, यहाँ पे सनसाइन है, तो उसके पीछे ना एक साइंटिफिक चीजें होती हैं बताने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे साइंटिफिक चीजें पता लगती है ना, सॉल्यूशन साइंटिफिक होता है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी ज्यादा हो जाते हैं। तो वही, अब अगर आप देखो, अब मेरे पास अगर आप आओगे, मैंने सिर्फ कैलकुलेट करना है कि आपके सैटर्न का, आपके उस राशि का, पाइसिस का, जुपिटर का, और आपका जो स्टार्ट हो रही है तो मार्स का क्वांटम क्या है। अगर क्वांटम नेगेटिव है हम उसको पॉजिटिव स्पिन करा देंगे, एंड इट कैन बी इजीली डन। अगर आपकी फर्स्ट दहिया स्टार्ट हो रही है तो आप मरकरी की रेमेडीज करो या उस राशि की रेमेडीज करो जहाँ पे शनि बैठा हुआ है पर्टिकुलर, और आप मेघ सॉरी शिखामणि गर्भ का रत्न धारण करके उसकी क्वांटम को पॉजिटिव कर दो, वही सैटर्न आपके लिए बेटर हो जाएगा। थोड़ा बहुत दिक्कत देंगे लेकिन मेजॉरिटी लाइफ तो बेटर कर देंगे 2.5 साल। अगर आप मेरे पास सेकंड ढैया में आ रहे हो तो मैं आपको मेघमणि गर्भ से जागृत करा के बना दूंगा। आप मेरे पास थर्ड ढैया पे आ रहे हो तो मैं क्वांटम चेक करके क्वांटम चेंज कर दूंगा, सिंपल। सर जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना, ठीक है, तो मूवी चलती रहती है, लेकिन मूवी में गाने ना आए ना तो मज़ा नहीं आता। अब सेम हमने पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें कर ली और रेमेडीज़ ना आए तो ऐसा ही पॉसिबल नहीं है। हमने बात करी है पूरे पॉडकास्ट में, साइंटिफिकली बातें करी है, तो मैं चाहता हूँ साइंटिफिकली और लॉजिकली आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताइए जो ट्राइड और टेस्टेड हो। एग्जैक्टली मैं रेमेडीज़ के मामले में मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ कि मैं ऐसी कोई भी रेमेडीज़ नहीं दूंगा। मेरी रेमेडीज़ बहुत पावरफुल और साइंटिफिक वे है, लेकिन मैं ज़रूर कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड देकर जाऊंगा और उनका लॉजिकली हम बात करेंगे ताकि लोग करें तो फ़ायदा हो। ये आपकी ऑडियंस है सर, ठीक है, प्लीज़ गो। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ बिजनेस टाइकून उपाय। मेरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बिजनेस टाइकून। एक मैंने पिछली बार दिया था धन का करंट, तो ये है धन बिजनेस। का करंट, जी, वाह। वो रेमेडी दी थी, धन का करंट लग जाएगा आपको, तो ये है बिजनेस टाइकून। अगर आपको बिजनेस टाइकून बनना है, डू दिस रेमेडी। देखो, आपको जितनों को भी बिजनेस अच्छा करना है, बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो उसके लिए बुध को मनाने के लिए सबसे बेस्ट भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु की छोटी प्रतिमा लीजिए, अंगुष्ठ जितनी हो, जो कि हमारी स्टैंडर्ड हो, जो हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, अंगुष्ठ जितनी छोटी प्रतिमा, उसको आप दक्षिण मुखी शंख से जल भरकर, इत्र डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, चरणों में डालिए, और उस जल से आप डेली अभिषेक करने के बाद उस जल को अपने ऊपर और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, आपकी फैक्ट्री हो, दुकान हो, वहाँ पर छिड़किए। जब आप ये रेगुलर करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस इनफ्लो और इनकम कैसे बढ़ने लग गया है। द रीजन बीइंग इज दैट भगवान विष्णु इज बुध। बुध जो है काल पुरुष की कुंडली में 12वें स्थान पे नीच का हो जाता है, तो 12वां स्थान है चरण। तो हम चरण में जब दक्षिणामुखी शंख के अंदर जल, जल है चंद्रमा, और उसके अंदर गंगा जल स्पेसिफिकली हो गया जुपिटर, क्योंकि बुध जो है वो चंद्रमा की नजायज मतलब औलाद है, और बृहस्पति उनके बायोलॉजिकल फादर मून है, और बृहस्पति उनके जो है, क्योंकि मदर को ले गए थे। ये साइंटिफिक हमारी माइथोलॉजी से डिजाइन रेमेडी है। तो जब चंद्र और बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन किया जाता है, और इत्र इसमें वीनस आ गया, तो जब आप उसको भगवान विष्णु पे अर्पित करते हो और ये इसको अपने प्रतिष्ठानों में डालते हो, तो वो मून जो है, जो जो बुध जो है, उसका क्वांटम पॉजिटिवली शिफ्ट होने लग जाता है, ओके, और वो आपके लिए एक बेटरमेंट की तरह काम करता है। दिस इज द रेमेडी। परफेक्ट। तो दूसरी एक रेमेडी और दे रहा हूँ, व्यापार में तरक्की और इनफ्लो। अगर आपको इनफ्लो बढ़ाना है, ये जॉब वाले भी करें, ये उनके लिए भी काम करेगा। ठीक है, आप रोजाना एक सिक्का, जब आप अपनी शॉप बंद कर रहे हैं या ऑफिस से निकल रहे हैं, आप एक सिक्का उस पर हल्दी या कुमकुम लगा के अपने मंदिर के या व्यापारिक जहाँ भी आपका व्यापार है वहाँ मंदिर में रख दीजिए। रोजाना ये कीजिए। जब 21 इकट्ठे हो जाए रुपए, एक एक का सिक्का करते रहिए, जब 21 इकट्ठे हो जाए, मंगलवार को जाके उसका प्रसाद बांट दीजिए। मंगलवार में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आप उसका प्रसाद बांट दीजिए।
आप जब ये रेगुलरली करते रहेंगे, 21 हर 21 पे आप करते रहेंगे, योर मार्स, द प्लैनेट मार्स विच इज एक्चुअली योर लग्न लॉर्ड, काल पुरुष का लग्न लॉर्ड है और आपके अष्टम भाव का स्वामी है, रुकावटों का स्वामी है। तो आप देखेंगे व्यापारिक लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रह अटक जाते हैं, जाते हैं, हाँ। डील्स नहीं हो पाती हैं। जब आप ये करने लगेंगे तो वो डील्स फाइनलाइज होंगे, क्योंकि अगेन द क्वांटम ऑफ द मार्स गेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव स्पिनिंग। जब हम ये रेमेडी करने लग जाते हैं, कुमकुम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मनी रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। जब आप उसको भगवान बजरंग बली के चरणों में अर्पित कर देते हो तो जो भी डाइटी के साथ जुड़ जाता है वो पॉजिटिव स्पिनिंग में आ जाता है। परफेक्ट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बढ़िया सर। और मुझे लगता है कि वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो भी डिटेल सर की डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ये मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट पॉडकास्ट था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो थैंक यू फॉर दिस लवली पॉडकास्ट, और जो साइंटिफिक नॉलेज आपने दी है मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी व्यूवर्स की हमारी हेल्प भी होगी। थैंक यू वेरी मच परम जी थैंक यू सर। बुलाने के लिए भी, और मैं आशा करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई हैं और जो मैंने डिलीवर किया है मैसेज आप लोगों को, आप उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आप इन चीज़ों पर जाना बंद कर दीजिए कि मेष राशि पे शनि आएंगे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। अगर आपको रियलिटी में अपना जानना है तो गो टू अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। मेरे पास क्या, आप किसी पे भी जाइए, अच्छा होना चाहिए। ट्राई टू फिगर आउट कि आपके लिए वो शनि कैसा होगा, आपके लिए वो ग्रह कैसा होगा। ठीक है, अगर आज ट्रू। ये आपको वॉमिटिंग आ गई तो क्या आप गूगल करेंगे ना, तो वॉमिटिंग का मतलब कैंसर भी होता है और वॉमिटिंग का मतलब एक इन्फेक्शन भी होता है। ये डिपेंड करता है आपको क्या हुआ है और वो डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है। तो इसलिए जेनेरिक गूगलिंग करके आप अपने आप को परेशानी में मत डालिए। गो फॉर साइंटिफिक थिंग, गो फॉर थिंग विच इज़ लॉजिकल एंड टेस्टेड, एंड योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।